नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। दोस्तों, आज का हमारा यह विशेष प्रोग्राम समर्पित है सेना के अदम्य शौर्य एवं साहस के ऊपर। इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम हाल ही के दिनों में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना, जिसमें हमारे सेना के सीडीएस विपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित 12 अन्य सेना के अफसरों की मृत्यु हो गई थी। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। साल था 1971 का। सेना की पूर्वी कमान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल JFR जैकब जनरल नियाजी के कमरे में जाते हैं और उनके सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव पढ़कर सुनाते हैं। तब जनरल नियाजी हंसते हुए कहते हैं कि आपसे किसने कहा कि मैं आत्मसमर्पण करने वाला हूं? मैं तो अभी जंग लड़ूंगा। तब जनरल जैकब कहते हैं कि मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूं। मैंने इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी शर्तें रखी है। आप इस आत्मसमर्पण के मसौदे को आराम से पढ़िए और 30 मिनट बाद आकर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सोचा है। फिर जब जनरल जैकब 30 मिनट बाद जनरल नियाजी के कमरे में आते हैं तो उस कमरे में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। आगे क्या हुआ, इसे जानने के पहले आइए हम इस घटना के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 में दुनिया के नक्शे पर 2 राष्ट्रों का उदय हुआ। एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान में जहां पंजाबी, सिंधी, बलोच लोग रहते थे, वहीं पूर्वी पाकिस्तान में आज का जो बंगाल है, भारत का जो बंगाल है, जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, उसका पूर्वी भाग यानी कि ईस्ट पार्ट पाकिस्तान बन गया था, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल थे। तो दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोगों की अधिकता थी। यह बंगाली भाषा बोलते थे और ईस्ट बंगाल का पूरे पाकिस्तान की जीडीपी में 70% तक योगदान था और पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 60% से भी ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी, यानी कि बंगाल में रहती थी। पर फिर भी वेस्ट पाकिस्तानी जो कि मिलिट्री में पूरे तौर पर छाए हुए थे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में आता है पंजाब प्रदेश और पंजाब और पाकिस्तान की जो सेना थी उसमें पंजाबियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। तो पाकिस्तान की सेना का दबदबा ऐसा था कि बांग्ला, जो कि आज हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, उससे जूट का काफ़ी निर्यात किया जाता था और उस जूट से जितना भी पैसा आता था उसमें से ज़्यादातर पैसा वेस्ट पाकिस्तान यानी पंजाब, सिंध में ही खर्चा किया जाता था। बंगालियों को उनका अधिकार, उनका पैसा नहीं दिया जाता था। और दोस्तों, जब पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया तब पाकिस्तानियों ने एक काम करा। हमारे जो भी उत्तर प्रदेश और बिहार से जो भी मुसलमान या मुहाजिर, जिन्हें वहाँ पर पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है, ये जब पाकिस्तान में पहुँचे तब इन्होंने वहाँ पे सभी लोगों के ऊपर उर्दू नाफिज कर दी, यानी कि वहाँ की राष्ट्रीय भाषा को उर्दू बना दिया और पंजाबियों, सिंधियों, बंगालियों सबसे बोला गया कि आप उर्दू ही पढ़ें और उर्दू ही लिखें। इस बात को पंजाबी और सिंधी तो मान गए, परंतु बंगाली अपनी भाषा के ऊपर काफ़ी अभिमान करते थे। वो कहते थे हमारी इतनी अच्छी भाषा है, हम इसे क्यों उर्दू जैसी भाषा के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, यहाँ से संघर्ष जन्म लेता है तथा एक बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट अपनी भाषा के लिए शुरू होता है, जिसके परिणाम सब 1956 में बंगाली को पाकिस्तान की ऑफिशियल भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हाल ही के दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की स्थापना करी गई है। यूएन के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। उसके मनाने का कारण यही बंगालियों का अपनी भाषा, मातृभाषा के लिए प्यार और संघर्ष। दोस्तों, इतना ही नहीं, वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ नस्लीय तौर पर भी काफ़ी भेदभाव करते थे। वह ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को काला और नाटा कहते थे। वह कहते थे कि हमारी नस्ल तुमसे ज़्यादा उन्नत है, हम देखो लंबे चौड़े और गोरे हैं और तुम काले कलूटे हो। उन्हें भूखा बंगाली कह के संबोधित किया जाता था। इन्हीं सभी अत्याचारों और भेदभावपूर्ण रवैये के कारण ईस्ट पाकिस्तान में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जन्म लेता है, जिसके नेता शेख मुजीबुर रहमान होते हैं और यह पाकिस्तान के सामने अपनी 6 सूत्रीय मांग रखते हैं।
जिसमें पहली मांग थी फेडरल सिस्टम यानी राज्य को अधिक शक्ति देने की बात। दूसरी थी राज्य की सत्ता चलाने की ताकत। तीसरी थी अलग करेंसी या मुद्रा तथा विदेश नीति। चौथी थी अलग टैक्स सिस्टम। पांचवी थी दूसरे देशों से व्यापार करने की आजादी तथा अपना अलग फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा कोष। छठी थी अलग थल सेना तथा अलग नेवी। दोस्तों अब समय आता है 1970 का, जब पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष तथा वर्तमान राष्ट्रपति जनरल याह्या खान पाकिस्तान में चुनाव की घोषणा करते हैं। पूरे पाकिस्तान में 313 सीटें बनाई जाती है, जिसमें से 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसमें ईस्ट पाकिस्तान को 169 सीटें 169 सीट्स तथा वेस्ट पाकिस्तान को 144 यानी 144 सीट्स दी जाती है। अब दोस्तों चुनाव कराया जाता है और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब आश्चर्यजनक रूप से शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को 167 सीटें प्राप्त होती है तथा दूसरे नंबर पर जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 81 यानी 81 सीट्स मिलती है। तो साफ था कि बहुमत शेख मुजीबुर रहमान के पक्ष में था, परंतु फिर भी पाकिस्तान की आर्मी तथा वेस्ट पाकिस्तान की अक्सरियत के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता हस्तांतरित नहीं की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में विद्रोह शुरू हो जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना मार्च सन 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करती है, जिसमें सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान तथा उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी दिन मेजर जियाउर रहमान ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं तथा मार्च 1971 में अवामी लीग के लोग गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना देते हैं। दोस्तों इस विद्रोह का दमन करने के दौरान जब पाकिस्तान की सेना ईस्ट पाकिस्तान में जाती है तब वह अत्याचार और जुल्म की सारी सीमाओं को लांघ जाती है। वह वहां पर 5 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर देती है, यानी उनका जीनोसाइड कर दिया जाता है, नस्ल खात्मा कर दिया जाता है। और यहीं पे इनका जुल्म नहीं रुकता तो वह करीबन 4 लाख के आसपास औरतों का बलात्कार रेप कर देती है पाकिस्तान की सेना। और जनरल नियाजी बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि इससे बांग्लादेशियों की नस्ल सुधर जाएगी, इनके बच्चे सुंदर पैदा होंगे। दोस्तों ये बेशर्मी की इंतहा थी। दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस जनसंहार में 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब जब इतना अत्याचार और जुल्म होता है तो इसके परिणाम स्वरूप एक विद्रोही सेना जन्म लेती है जिसका नाम मुक्ति वाहिनी होता है। इसमें पाकिस्तान की नियमित सेना के बंगाली सैनिक तथा कुछ नौसिखिए सैनिक भी शामिल होते हैं। दोस्तों जब इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में जनसंहार हो रहा था, अब इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगा था, क्योंकि लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में आकर शरण ले चुके थे और भारत के सामने यह मानवीय संकट पैदा हो गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया में जा जाके हर प्लेटफॉर्म पे यह कहा कि हमारे सामने यह बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, भारत अब इस संकट को ज्यादा झेल नहीं सकता। तो दोस्तों इंदिरा गांधी उस समय भारत के थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम मैनॉक्शॉ को बुलाकर उनसे पूछती है कि इन परिस्थितियों में युद्ध के बारे में आपके क्या विचार है। तो सैम बहादुर कहते हैं कि अभी यह समय उपयुक्त नहीं है युद्ध के लिए, क्योंकि शीघ्र ही मानसून का समय आने वाला है और बारिश के मौसम में बंगाल में नदियों का काफी प्रभाव रहता है, वहां पर हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। ऐसे समय भारत के लिए युद्ध लड़ना वहां पर आसान नहीं होगा। वो कहते हैं कि आप मुझे नवंबर तक का समय दे दीजिए, इस समय में हम वहां पर युद्ध का अभ्यास भी कर लेंगे और हमारी सेना को इसके लिए तैयार भी कर लेंगे। दोस्तों पाकिस्तान को भी यह पता लग गया था कि भारत ईस्टर्न फ्रंट पे हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि इन्होंने भारत का वेस्टर्न फ्रंट यानी राजस्थान में हमला कर दिया। लोंगेवाला का युद्ध तो हम सभी जानते हैं, जिसमें मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपनी अदम्य साहस तथा बौद्धिक क्षमता के दम पर सिर्फ 120 सैनिक और 4 हंटर विमानों के साथ पाकिस्तान के 3000 सैनिक और 40 टैंकों को वापस भगा दिया था। दोस्तों भारत ने इस आक्रामकता का जवाब आक्रामकता के साथ दिया और भारत की नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया, जिसमें रशिया से खरीदी गई मिसाइल्स बोट को कराची के बंदरगाह की तरफ डिप्लॉय कर दिया और इन रशियन बोट ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरह से
तहस नहस नस्त नाबूद कर दिया। यह देखकर खुद रशियन भी हैरान थे कि इन मिसाइल बोट से ऐसा भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब बारी थी पाकिस्तान की नेवी की। उन्होंने भारत के INS विक्रांत, जो कि भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत था, वह बंगाल की खाड़ी में खड़ा हुआ था, उसे नष्ट करने के लिए अपनी अमेरिका से खरीदी गई अत्याधुनिक पनडुब्बी PNS गाजी को डिप्लॉय कर दिया था। परंतु भारत को गुप्तचर सूचनाएं हासिल हो गई थी कि पाकिस्तान PNS गाजी को INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजने वाला है। तब भारत ने भी बड़ी चतुराई से विशाखापट्टनम के पास ही उस पनडुब्बी का रास्ता बदल लिया तथा वहां पर INS राजपूत ने PNS गाजी को उड़ा दिया। दोस्तों, इसी घटना पर फिल्म राजी तथा गाजी अटैक बनी है, जिसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों, लोंगेवाला की घटना के ऊपर फिल्म बॉर्डर बनी थी, जिसमें मेजर चांदपुरी का किरदार सनी देओल ने निभाया था। दोस्तों, पाकिस्तान घबराकर अपने आका ब्रिटेन तथा अमेरिका से मदद मांगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका अपना नेवी का 7वां जंगी बेड़ा USS एंटरप्राइज और ब्रिटेन अपना ईगल नौसैनिक बेड़े को भारत की तरफ रवाना कर देते हैं। पर ये भारत के पहले पहुंचते उनसे पहले ही भारत के मित्र देश सोवियत संघ का 40वां बेड़ा, जिसमें एक लड़ाकू युद्धपोत तथा 2 परमाणु सबमरीन शामिल थी, उनको भेज देता है और वह बंगाल की खाड़ी के पास आके रुक जाते हैं, जिसे देखकर ब्रिटेन तथा अमेरिकन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एक ब्रिटेन की नौसेना का फेमस रेडियो कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग है कि वी आर टू लेट, अब हमें काफ़ी देर हो गई है, रशियन यहाँ पे पहले से आके बैठे हुए हैं। अब बारी थी भारत की एयरफोर्स की, वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। दोस्तों, भारत की वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों ने ढाका में भारी गोलाबारी की तथा पाकिस्तान का जो गवर्नर हाउस था ढाका में, उसको तबाह कर दिया। और डर का माहौल पाकिस्तानियों में ऐसा था कि पाकिस्तान के उस समय जो गवर्नर थे ढाका में, उन्होंने टेबल के नीचे छुपकर वहीं पर एक अपना इस्तीफा लिख दिया कि भैया मैं इस्तीफा दे चुका हूं, मेरी जान छोड़ो। और दोस्तों, इसी मौके पर फील्ड मार्शल सैम बहादुर ने जनरल जैकब को आत्मसमर्पण का प्रस्ताव लेकर पाकिस्तान के जनरल नियाजी के पास भेजा, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। और जनरल नियाजी की खामोशी इस बात का जवाब होती है कि पाकिस्तान आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। जनरल जैकब ने बिल्कुल भी समय ना गवाकर पाकिस्तान के जनरल नियाजी से उनकी पिस्टल आत्मसमर्पण के प्रतीक स्वरूप रखवा ली। दोस्तों, जब ये आत्मसमर्पण कराया जा रहा था, तब पाकिस्तान के सैनिकों के बिल्ले छीन लिए गए, उनके सारे पदक छीन लिए गए, यहाँ तक कि उनका बेल्ट भी उतरा लिया गया और उनके सारे हथियार जमीन पर गिरवा दिए गए। इस घटना को याद करते हुए अक्सर जनरल नियाजी रोते हुए देखे गए बाद के वर्षों में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली घटना थी जिसमें इतनी बड़ी संख्या यानी 90,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया हो। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश में अबॉर्शन कैंप्स लगाने पड़े थे, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने जिन महिलाओं का बलात्कार किया था, उनमें से कई महिलाएं गर्भवती हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि 30,000 से ज़्यादा लोगों का अबॉर्शन तो सिर्फ इसी अबॉर्शन कैंप में किया गया था। दोस्तों, अपने ही लोगों पर ऐसी जुल्म की मिसाल और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। हाल ही के वर्षों में बांग्लादेश ने उस समय के युद्ध अपराधी संगठन, जिसमें जमात इस्लामी, रजाकार तथा अल शम्स जैसे संगठन शामिल थे, उनको सजा दी है। और दोस्तों, इसी के साथ बांग्लादेश के गठन ने मोहम्मद अली जिन्ना के उस 2 कौमी नज़रिए को भी तहस नहस कर दिया। दोस्तों, यह थी विजय दिवस की 50वीं सालगिरह पर मालवा डायरी की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।